हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माइंडफुल स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। तो मेरा यही एम है कि हर जो भी रिमोट एरिया में बच्चे हैं उन तक एजुकेशन पहुंचे जिसको नीड है इस चीज़ की सबसे ज़्यादा। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सब पूरा मतलब एक एज अ क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो एसएससी, रेलवेज और वनडे एग्जाम्स के लिए इनफ होगा मेरे हिसाब से। और ये पीपीटीज ऐसी बनाई गई हैं कि आपको रिवीजन करने के लिए भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। यही पीपीटी आपको रिवाइज करनी है तो आपका इनफ हो जाएगा। और इसके जब भी ये सीरीज खत्म होगी तो उसके एंड में हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और जो भी इस पॉइंट होंगे डिस्कशन के इस वीडियो के। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सम अदर फैक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक बेसिक प्रिंसिपल और लॉ लॉ होते हैं किसी भी नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप के, जो डिटरमाइन करते हैं पावर एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इसमें लोग रहते हैं उनको सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ अधिकार प्रोवाइड करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुए हैं। सबसे पहले 1934 में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कि जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो पुट फॉरवर्ड किया गया किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। फिर 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिक्लेयर किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो बनेगा विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी उसमें वो नहीं होगा, बाहर के लोग नहीं होंगे, मीन्स अंग्रेज नहीं होंगे। तो ये एक्सेप्टेड कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग अगस्त ऑफ 1940 में। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए, जो मेंबर थे कैबिनेट के, इंडिया ड्राफ्ट प्रपोजल लेके ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इस ड्राफ्ट में था कि मतलब इंडियन इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, लेकिन अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, जो चाहती थी इंडिया को दो ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड करना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फिर फाइनली 1946 में नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई अंडर द स्कीम ऑफ इनिशिएट बाय कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म कर लिया गया 1946 में। तो यहाँ तक कि ये एक ब्रीफली कैसे कैसे हुआ डेवलपमेंट। अब शुरू से देखते हैं। फिर लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये यहीं से मतलब ब्रिटिश जो भी था, उन्होंने यहाँ इंडिया पे अपना अधिकार जमाना शुरू किया था। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसे कि नाम से पता ही चल रहा है कि रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाए गए थे, तो इसीलिए इनको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो जो ये फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इन्होंने एक प्रोविजन बनाया सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ये सब आपको पता होगा, वैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप इन नोट्स से फिर रिवाइज कर सकते हो। फिर जो प्रोवाइड करता था, जो भी इन्होंने ये बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया फोर्ट विलियम में, ये प्रोवाइड करता था जो सर्वेंट थे कंपनी के, जो उनको किसी भी टाइप की प्रेजेंट्स मीन्स जो भी उपहार मिलते हैं और ब्राइब्स मतलब घूस लेने के लिए प्रोहिबिट करता था, निषेध करता था। तो होप सो ये वैसे इंग्लिश में सब पीपीटीज, सॉरी फॉर दैट। अगर हो सकेगा तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसने, अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था कलकत्ता में। अब इसने एक न्यू बॉडी क्रिएट की इस एक्ट के द्वारा। एक न्यू बॉडी को क्रिएट किया गया 1784 में, जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर्स को, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर अलाउड टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो करता था कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज। जो कंपनी, इस एक्ट के थ्रू कंपनी टेरिटरी इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जो भी कंपनीज की टेरिटरी थी इंडिया में, इनको कहा गया ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश का अधिकार कहा गया इनको फर्स्ट टाइम। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। जो कंपनी की मोनोपोली थी ओवर ट्रेड, जो इंडिया ट्रेड टर्मिनेट कर दी गई। और जो ट्रेड विद चाइना था, लेकिन वो रिटेन रखा गया, मीन्स वो चलता रहा। फिर जो ये एक्ट आस्क करता था कंपनी को टू स्पेंड 1 लाख रुपीज एवरी ईयर टू एजुकेशन ऑफ इंडियन। ये मतलब कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए इंडियन की एजुकेशन के लिए देने पड़ेंगे। और इसमें भी अगर आप सोचोगे वाह ये तो कितनी अच्छी बात है कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं इंडियंस की एजुकेशन के लिए, वो इसलिए देते थे ताकि उन्हीं का फायदा हो सके, उन्हीं का फायदा रिगार्डिंग एज मीन्स अगर उनको इंग्लिश आएगी तो ईजी टू हैंडल हो जाएंगे ना वो। किसी को भी अगर आपको वो करना है तो अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा सरल होता है किसी को भी समझाना, तो हिंदी उन्हें आती नहीं थी उतनी, तो उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए ये चार्टर एक्ट में ये मेंशन है। तो उस वे में उन्होंने 1 लाख रुपीज़ स्पेंड किया। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे अपने, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था। बिगिनिंग ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया एज द एक्ट ऑल्सो टुक अवे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। जो भी मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव पावर थी उनको छीन लिया गया एक तरफ से, उनको सबको मर्ज कर दिया गया एक उसके अंडर, किसके अंडर, बंगाल के अंडर कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल बना दिया गया इंडिया।
जो एक्ट एंडेड करता है एक्टिविटीज़ को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो इसमें जो भी चाइना के साथ ट्रेड था, इंडिया के साथ ट्रेड था, उसको खत्म कर दिया गया। मीन्स कमर्शियल टाइप से खत्म कर दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी पूरी, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1600 में आई थी, सबको पता होगा वो। तो फिर आता है चार्टर एक्ट 1853, आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया गया। फिर 6 मेंबर की एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। 4 आउट ऑफ 6 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। जो 4 मेंबर थे आउट ऑफ 6 मेंबर, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से वो किए गए, नॉमिनेट किए गए, अपॉइंटेड किए गए कह सकते हैं। फिर इट इंट्रोड्यूस एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, ओपन कॉम्पिटिटिव एज बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। जो भी सिविल सर्वेंट का कॉन्सेप्ट था ना, वो 1853 के स्टार्टर एक्ट के अंदर मेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो रूल्स ऑफ कंपनी थे रिप्लेस कर दिए गए रूल्स ऑफ द क्राउन इन इंडिया, जो भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर आते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई बाई पिट्स एक्ट, वाज एबॉलिश बाई दिस एक्ट। जो भी पिट्स एक्ट थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। क्या थे पिट्स एक्ट, इनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेंगे। एक न्यू ऑफिस किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो क्रिएट किया गया और पावर को वेस्टेड करता था विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी इंडियन को मतलब एक टाइप से एक जगह दे दी गई उनको, एक सांत्वना देने की बात है, एक सेक्रेटरी टाइप का, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन लाइक वाइसराय एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन नॉन ऑफिशियल तौर पे। जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था, इसमें वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट को, जो 1861 में आया। इंडियन एंटर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियंस के द्वारा एंटर किया गया लेजिस्लेटिव, 3 इंडियंस एंटर्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट नॉन ऑफिशियल तौर पे, ठीक है। ये प्रोवाइड करता था वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव सम इंडियंस एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर व्हाइल ट्रांजैक्टिंग एंड लेजिस्लेटिव बिजनेस। जब भी लेजिस्लेटिव बिजनेस और ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसे प्रोवाइड करता था वाइसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल तौर पे। तो इसके बाद देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये इंट्रोड्यूस किया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वर नाउ एक्सटिंक्ट। इसके अंतर्गत ये आता है कि मतलब जो मेंबर थे लेजिस्लेचर के उनको हक दे दिया गया डिबेट करने का एनुअल स्टेटमेंट में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जैसे कि बजट होता है, वो क्वेश्चन आस्क कर सकते थे, लेकिन एक सर्टेन लिमिटेशन के अंडर। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मॉर्ले था वो थे इंडियन सेक्रेटरी एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड मिंटो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो था, नुमाइंदा बोल सकते हैं। और जो मॉर्ले था, इसमें मतलब मॉर्ले मिंटो जब भी आएगा ना, तो जो मॉर्ले जो फर्स्ट लेटर होगा वो इंडियन सेक्रेटरी होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, आगे भी आएंगे। तो जो इसने चेंज कर दिया नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका नाम इसने चेंज करके रख दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि अब उसके बाद देखोगे आप 1945 ऐसे में कुछ जो भी बैंकिंग सिस्टम था उसमें इंपीरियल ही यूज होता है, ठीक है। फिर जो मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंक्रीज कर दिया गया 60 तक कर दिया गया फ्रॉम 16, जो पहले 16 थे फिर बाद में वो 60 कर दिए गए। इसने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट है ना, कि मुस्लिम के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन, वो इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें सब ढूंढे हुए पॉइंट्स हैं, तो आप खाली इसकी वो रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में लिंक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको वो कर सकते हो। जो फर्स्ट इंडियन थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। तो एज अ लॉ मेंबर, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, जो भी फर्स्ट होता है और जो भी लास्ट होता है वो हमेशा याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919। तो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो इस एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो जो मॉन्टेक था वो सेक्रेटरी था, चैम्सफोर्ड थे जो वो थे वाइसराय थे। जो सेंट्रल सब्जेक्टेड वर डिमार्केटेड एंड सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो भी सेंट्रल सब्जेक्ट थे उनको डिमार्केटेड किया गया एंड सेपरेट किया गया जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनसे। जो स्कीम थी ड्यूअल गवर्नमेंट की, इसको डायर की बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी के अंदर आता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन वन डे एग्जाम्स में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है या मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म है, उसके अंतर्गत आता है। डायर की इंट्रोड्यूस की गई, जो पहले प्रोविजनल सब्जेक्ट में थी। जो भी अंडर द डायर की सिस्टम है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट से, जो भी ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। जो भी रिजर्व सब्जेक्ट थे, गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है सब। ये एक्ट इंट्रोड्यूस करता है फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर। बाई कैमरलिज्म मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली थी जो वो 140 मेंबर्स की थी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो थी 60 मेंबर की। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। और जो ये एक्ट था ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द 3 of 6 मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन।
जो भी 6 मेंबर की काउंसिल थी ना पहले, मेंबर ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें अब 3 मेंबर होंगे इंडियंस, ठीक है, अदर देन कमांडर इन चीफ। ये प्रोवाइड करती थी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी पब्लिक सर्विस का पीएससी इसने एस्टेब्लिश किया 1919 में, 1919 में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे। इस्टेब्लिशमेंट किया गया इसके थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन का, जो भी इंक्लूसिव थे गवर्नमेंट्स, गवर्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड स्टेट के द्वारा। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसमें थे 260 मेंबर, 156 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 104 फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, ठीक है। इसको हम राज्यसभा भी कह सकते हैं, जिसमें 1/3 मेंबर रिटायर होंगे एवरी 3 ईयर्स में, पर 3 साल में एक बार 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे इसके, ठीक है। फेडरल असेंबली, राज्यसभा का भी भंग नहीं होती, ये आप नोटिस करना। जो ये लोकसभा है वो भंग होती है हर 5 साल में, लेकिन राज्यसभा के कुछ 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, ठीक है। तो जो फेडरल असेंबली थी, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, कंसिस्ट करते थे उस टाइम 375 मेंबर। जो 250 मेंबर थे वो आते थे ब्रिटिश इंडिया से, 125 आते थे इंडियन स्टेट से। इसने अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया को, स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो भी 1858 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको वो कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसने डिक्लेयर किया गया, इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, ठीक है। स्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब जो भी राज्य थे उस टाइम, तो प्रोविंसेस ही थी, अलग अलग प्रोविंसेस को मिला के राज्य बनाए गए, मीन्स भारत का निर्माण ही ऐसे हुआ था। आपको पता है एक बात कि जब भी मतलब ब्रिटिश, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लोगों ने कहा था कि इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे ना कि इसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो हमारे लोह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इतना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब जो भी थे, जवाहरलाल नेहरू, सबको हम श्रेय देना चाहेंगे, देना चाहिए हमें वैसे। कई लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन उस सबसे बढ़ के हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। सबने उसको हेल्प किया इसके निर्माण करने में। ये एक्ट आस्क करता है पावर ट्रांसफर करने के लिए टू द इंडियंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये एक महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई नवंबर 1946 में एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, जो 1946 का था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। जो मेंबर इलेक्ट किए गए इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द 1 मिलियन पीपल से, पॉपुलेशन मतलब 10 लाख पर्सन पे एक जो उनका वो होगा, जो भी उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उस हिसाब से मेंबर इलेक्ट किए गए, ठीक है। तो उस टाइम थे 389 मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफ विच जो उसमें से 296 थे इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द रेस्ट वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, जो भी प्रिंसली स्टेट थे, जो भी राजाओं के अंडर थे, उससे नॉमिनेट किए गए। 296 तो इलेक्टेड किए गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के हेड के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की गई वो 9 दिसंबर 1946 में की गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित किया गया, क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे उस असेंबली के, ठीक है। एज फॉलोइंग एज द फ्रेंच प्रैक्टिस, जो भी फ्रेंच में प्रैक्टिस होती है उसके अकॉर्डिंगली इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। फिर दिसंबर 11 को 1946 में राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया, और जो सर बी एन राव थे अपॉइंट किए गए एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर के रूप में, ठीक है। क्या जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में पेश किया दिसंबर 13 1946 में, जो अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा जनवरी 22 1947 में। अब देखते हैं अदर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बार बार रिवाइज करने के लिए। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे बी आर अम्बेडकर जी, यूनियन पावर कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी इसके हेड थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन इसके थे हेड थे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू जी, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, नेशनल फ्लैग एंड एचओसी कमेटी राजेंद्र प्रसाद, कमेटी फॉर फंक्शन एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी वी मावलंकर, एंड हाउस कमेटी के थे पटाभी सीतारमैया जी। तो अब लास्ट में देखते हैं, डू यू नो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी अमंग द कमिटीज, जो भी ऑल कमिटीज हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 में। जो इसके ये कंसिस्ट करती थी टोटल 7 मेंबर को इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद और मेंबर देखते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर थे जो रिप्लेस कर दिए गए थे बाय एन एन माधव राव ड्यू टू इल हेल्थ। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग वो लिखने में, तो इसको आपको जो भी पीपीटीज मिलेंगी उसमें सही कर दिया जाएगा। और डीपी कैथान थे जो मर गए थे 1948 में एंड रिप्लेस किए गए टीटी कृष्णाचार्य। सो होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन एंड आपको पसंद आए, आशा करता हूँ। और अगर आपको एक भी क्वेश्चन पसंद आता है
तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट दूँगा मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की। तो थैंक यू सो मच। अपना यही एम है कि वर्किंग टुवर्ड मेकिंग एन एजुकेटेड इंडिया, कि हम अप इंडिया को हमें एजुकेट। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो वॉइस फंबल हो रही है थोड़ा, सो सॉरी फॉर दैट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। इफ यू डोंट लाइक द वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। ठीक है? तो आपको इसकी जो पीपीटी चाहिए होगी, तो मैं आपको ये उसमें प्रोवाइड करवा दूँगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो जॉइन कीजिए। थैंक यू सो मच।